आज वर्ल्ड लंग डे है। पहले हम सुनते थे कि बुढ़ापे में ही आपको फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां होती हैं, लेकिन छोटे बच्चे भी अब इससे पीड़ित है। ये खास पॉडकास्ट हम लेकर आए हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर लवलीन मंगला, लंग स्पेशलिस्ट हैं, मेट्रो हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर आप ये बताइए, क्योंकि आज वर्ल्ड लंग डे भी है और अवेयरनेस भी लोगों में बहुत ज़रूरी है, फेफड़ों की सेहत कितनी ज़रूरी है, क्योंकि 4-5 साल के बच्चे भी जो हैं वो फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित हैं। जो आजकल अगर हम लंग्स के बारे में बात करें तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमें जैसे खांसी की दिक्कत हो रही है, सांस की दिक्कत हो रही है, और कई लोग बोलते हैं कि मुझे छाती में भारीपन लग रहा है। इस तरह की जो दिक्कतें हमें आजकल बहुत कॉमनली मिलने लग गई हैं। और अगर हम कहें कि ये जो दिक्कतें हैं, अर्बन जो पॉपुलेशन है, जो हम जिस तरह हम रहते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर में हो गए या आपके जो बेंगलोर में हो गए, पुणे में हो गए, जो सिटीज़ बहुत तेज़ी से हम डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा पॉल्यूशन लेवल जो है बहुत ज़्यादा है, उन सब में जगहों पे इस तरह की बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा निकल रही हैं। जैसे पहले तो इस तरह की बीमारियाँ ज़्यादातर हम एडल्ट्स में और इसमें ही देखते थे, लेकिन आजकल जो इस तरह की दिक्कतें हैं हमारी बच्चों में भी बहुत पाने लग गए हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं जो सही से उस उम्र में बोल भी नहीं पाते हैं सर, तो क्या संकेत होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, उनके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि उनको पहले की पहचानना कि अगर उनको बार बार खांसी हो रही है, बार बार वो बोल रहे हैं कि मुझे खेलने में, अगर बच्चा बोलेगा नहीं कि उसको सांस की दिक्कत हो रही है, लेकिन वो खेलने से बार बार बच रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि वो एक्टिव आपका नहीं है, एक्टिव मतलब नहीं है, या फिर आप उसको खेलने के लिए भेज रहे हैं तो वो उसको लग रहा है कि मैं भागूं नहीं, मैं कोई बैठ के गेम खेल लूँ, या उसको बार बार खांसी हो रही है, बार बार जुकाम हो रहा है, बार बार वो कहता है कि मुझे छाती में दर्द होता है, या मुझे खेलने में मैं थक जाता हूँ बहुत जल्दी। क्योंकि वो कभी नहीं बोलेगा कि मुझे सांस की दिक्कत हो रही है, वो बोलेगा, या कभी आपको लगता है कि उसको हल्का सा बुखार हुआ और उसको कोई वीजिंग जैसे मतलब सांस पहला में सिम्टम यही है पहले सिम्टम यही कि है बच्चा एक्टिव नहीं है, खेल नहीं एक्टिव रहा नहीं है। है। हाँ। तो फिर अगर एक्टिव नहीं है उस तरह, तो फिर उसमें आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए क्या इसको कोई अस्थमा वाले सिम्टम्स तो नहीं है। अगर उसके हैं तो आपको पहले से पहले उसका इलाज कराना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो एक ग्रोइंग एज होती है। अगर उसको उस टाइम में कोई बीमारी चल रही है और हमने उसको ठीक से इलाज नहीं किया तो होगा कुछ नहीं, उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं होगी, उसके लंग्स ठीक से डेवलप नहीं होंगे। अगर उसके लंग्स ठीक से डेवलप नहीं होंगे तो उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं तो सर फ़र्क इसके पड़ेगा। पीछे क्या है, कारण क्या है? कारण जो हैं बहुत सारे होते हैं। दो चीज़ हम मेन कारण बोलते हैं जो कारण होते हैं, एक होता है आपका जेनेटिक और एक होता है आपका एनवायरमेंटल। खाली मैं कहूँ कि जेनेटिक एक्सपोजर से दिक्कत होती है ऐसा भी नहीं है, खाली एनवायरमेंटल से भी होगी दिक्कत नहीं। जीन्स आपके कहीं ना कहीं होते हैं, जीन्स आपके वो फादर की साइड से आ सकते हैं या मदर की साइड से, ऐसा नहीं है ग्रैंडफादर को भी हो या नाना की तरफ भी हो, किसी को भी ऐसे जीन्स हो सकते हैं जिनकी वजह से दिक्कत हो सकती है। साथ में एनवायरनमेंट का एक्सपोजर बहुत होता है, जैसे एनवायरनमेंट में जैसे पॉल्यूशन हो गया, या आपके उसको बच्चे को पहले से ही उसका बर्थ वेट थोड़ा सा कम हो गया, या उसको पहले से ही निमोनिया बहुत ज़्यादा हो गए बार बार, तो उसके कहीं ना कहीं वो भी एक तो कुछ सर फैक्टर्स आपके है। पास कितने पेशेंट्स, मतलब जो छोटे बच्चे हैं, आप कितनी उम्र से कह रहे हैं कि उनको अस्थमा होता है? एस्थमा यूजली हमारे पास जो यूजली आते हैं वो 6 ईयर्स की एज के बाद के आते हैं, जो अच्छा। ज़्यादातर जिनको हम एस्थमा कहते हैं। और यूजली एक अच्छी बात जो बच्चों में होती है, जो भी ये एस्थमा जो बच्चों में होता है उसमें एक चांसेस होते हैं कि आपके 13 ईयर्स की एज में, 14 ईयर्स की में अराउंड 90% पेशेंट जो बच्चे होते हैं उनमें एस्थमा रिजॉल्व हो जाता है, अच्छा, लेकिन वो मतलब अगर ठीक 6 से। साल से है तो फिर उसके लिए क्या बचाव है? लेकिन उसके लिए जो बचाव है, एक तो ये पहचानना कि इस बच्चे को किस चीज़ से दिक्कत ज़्यादा हो रही है। वो आपको एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, या घर में कुछ स्मोक कर रहा है, बच्चा तो स्मोकिंग नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं स्मोक कर रहा हूँ और मेरा बच्चा साथ में बैठा है तो वो उस चीज़ों को भी हमें बचने की ज़रूरत है। साथ में घर में कुछ और ऐसे एक्सपोजर्स होते हैं कि जिनकी वजह से एलर्जेंस जिनको हम कहते हैं, जैसे घर में डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ये बहुत इनके जो फर होते हैं बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं। अगर इनसे भी बहुत लोगों को अस्थमा के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अब कई लोग मेरे से जो डॉग लवर्स होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि भाई डॉग को कैसे बाहर करें और ऐसे करें, हाँ। और बहुत थोड़ा सा उसमें वो हो जाता है। लेकिन जिनको अस्थमा है उनको डॉग से और इन सब से बचने की बहुत ज़रूरत होती है, कैट से सर बचें। पोल्यूशन इतना सारा है, अब जो बच्चे खेलने जाते हैं, प्लेग्राउंड में जाएंगे, सोसाइटी के पार्क्स वगैरह में जाएंगे, वो कैसे बचें? फिर वो इंडोर खेलें? देखिए, उसमें मेनली क्या होता है कि ज़्यादातर अगर आप सोसाइटीज़ में खेल रहे हैं, अगर बाहर खेल रहे हैं, ज़्यादातर मेरे ख्याल ग्रीनरी बहुत जगह पे है, और वैसा इतना डस्टी एनवायरनमेंट आपको सोसाइटीज़ में नहीं मिलेगा अगर आप सोसाइटीज़ में हैं। दूसरा आपका इसमें जैसे कहीं पे भी अगर ग्रास अगर वहाँ पे लगी हुई है अच्छे से, अगर तो वो वहाँ पे इतनी डस्टिंग नहीं होगी। मोर बच्चे का क्या है कि हम पहले जितना हम डस्ट का एक्सपोजर जितना होता था उतना एक्सपोजर डस्ट का अभी नहीं है जितना पहले होता था।
मेन हमारे यहाँ जो दिक्कत होने लग गई है वो होने लग गई है कि पॉल्यूशन की, जैसे उसमें जो सल्फर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पॉल्यूशन के जो कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे लंग्स में इरिटेंट की तरह काम करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा समस्या हमारे लिए है। ठीक है सर, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो सर ने टिप्स दिए हैं कि कैसे बच्चे जो हैं वो अस्थमा से बच सकते हैं, जो और भी बीमारी होती है बच्चों में, खासकर अगर हम बात करें फेफड़ों से जुड़ी हुई। फेफड़ों से जुड़ी बहुत सारी और बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे बच्चों में कई बार निमोनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बच्चों में जैसे घर में हैं तो उनको टीबी के भी चांसेस हो सकते हैं, पर मेन आजकल जो हम देख रहे हैं वो जैसे अस्थमा हो गया, कुछ लोग इसको ब्रोंकाइटिस भी कह देते हैं, बहुत कहीं मिली जुली सी टर्म्स हैं, पर दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो आपको जो स्पेशलिस्ट होंगे वो आपको ज़रूर बताएंगे कि तो सर ब्रोंकाइटिस है। निमोनिया से क्या डेथ भी हो जाती है? निमोनिया से अगर हम कहें, हाँ, जैसे आपने सुना होगा कोविड से रिलेटेड जैसे निमोनिया होते थे, कोविड में जो सब होता था, हमने कोरोना के बारे में सोचा, वो निमोनिया लंग्स का इन्फेक्शन ही करता था। वो डिपेंड करता है कि निमोनिया कितना ज़्यादा हुआ है, उसकी वजह से डेथ हो सकती हैं। और जैसे कई लोगों को स्वाइन फ्लू निमोनिया होते थे, आजकल भी कई लोग हैं जिनको निमोनियाज बहुत कॉमनली हमें पाए जाते हैं, वायरल निमोनियाज जो हो जाते हैं। तो इन सब से जो भी दिक्कत होती है इसमें डेथ होने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों से बचने के कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हम बच सकते हैं। उसमें हमारे जो हम लंग्स को अपने, अगर हमें कोई दिक्कत पहले से है, जैसे आपको ऐसा नहीं होता कि अचानक से मुझे आज एकदम से कोई दिक्कत हो गई, कोई ना कोई मुझे खांसी चल रही है, कोई ना कोई मुझे सांस की दिक्कत चल रही है, तो हम यूजुअली उसको ना अवॉइड कर देते हैं। जैसे अगर मुझसे पूछो, कई मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं देखने के लिए, दिखाने के लिए, वो आएंगे, सर 2 महीने से खांसी चल रही है, सर 1 महीने से खांसी चल रही है। अगर आपको, और मैं 1 महीने से खांसी का सिरप ले रहा हूँ, अगर आपको 7 दिन से ज़्यादा खांसी चल रही है, आपको किसी ना किसी स्पेशलिस्ट को या किसी ना किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, कहीं मुझे कोई और दिक्कत तो नहीं चल रही है। यूजुअली अब जैसे हमारे यहाँ मौसम बदल रहा है, अब हम लोग बोलेंगे कि खांसी हो रही है, हम 5-7 दिन के लिए तो खांसी, ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि आपको 5-7 दिन के लिए खांसी हो रही है, मौसम बदला, लेकिन अगर आपको 5-7 दिन से ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर किसी डॉक्टर को ठीक से दिखाइए और उसको सेटल करिए उसको। मतलब हाँ, आपकी लापरवाही जो है वो भारी पड़ सकती है, पड़ मतलब आप सकती है। इग्नोर करते हैं कि ठीक है ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि नॉर्मली हम भी अगर जब तक प्रॉब्लम बहुत नहीं बढ़ जाती है डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हम एक्चुअली ना भारत में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि बहुत लेट चीज़ों को ना बहुत डिले करते चले जाते हैं, और बहुत लेट हम कई बार ना डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। आप कईयों बोलोगे कि भाई सांस की दिक्कत हो रही है, तो वो बोलेंगे नहीं, थोड़ी सी छाती में टाइटनेस है, दर्द हो रहा है, थोड़ा सा कंजेशन हो रहा है। ये लोग जैसे स्मोकर्स हैं, जो स्मोकर्स बोलो, उनको रोज़ बोलो कि उनको रोज़ सुबह खांसी होती है, रोज़ सुबह उनको बलगम निकलेगा थोड़ा सा, वो बहुत, हर स्मोकर जो है उसके साथ दिक्कत है। लेकिन अगर इसके नेचर में कोई बदलाव हो रहा है, जैसे खांसी आपको दिन में भी बढ़ रही है, रात को भी हो रही है, या खांसी की इंटेंसिटी बढ़ गई, बलगम का जो आपका कलर है वो वाइट से वो चेंज हो गया है, बदल गया है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। कई लोग इसको रूल आउट करते रहते हैं कि अरे वो तो, हम तो स्मोकिंग करते हैं, तो उसको लोग बहुत खास है, स्मोकर्स कॉफ कहते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में, जैसे स्मोकर्स कॉफ, तो वो लोग बहुत इसको ना लाइटली ले जाते हैं और उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो चेन स्मोकर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो हर बार सुनते हैं, हर जगह एडवर्टाइजमेंट है कि इससे लंग कैंसर होता है। इस पे हम बात करेंगे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लंग कैंसर पर बात करना। मतलब स्मोकर्स को तो होती ही है, उसके बाद जो लोग नॉन स्मोकर्स हैं, हम उनको सुनते हैं, उनको भी लंग कैंसर हो गया। इस पर भी हम बात करेंगे। पहले आप स्मोकर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं स्मोकर्स को सबसे पहले कहना चाहूँगा, वैसे ही अगर आप दिल्ली एनसीआर और इस तरह अर्बन सिटीज़ में रह रहे हो, तो आपको वैसे ही कोई स्मोकिंग की ज़रूरत नहीं, इतना पॉल्यूशन है वो वैसे ही आपके अंदर जा रहा है, आपको क्या ज़रूरत है उसकी। और कोई आपको चीज़, कोई स्मोकिंग जो है वो आपको फ़ायदा तो नहीं कर रही है, उल्टा मैं तो कहता हूँ कि जो स्मोकिंग है वो ड्रिंकिंग से ज़्यादा खतरनाक है। ड्रिंकिंग के लिए तो आपको चाहे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन बैठोगे, कहीं शाम को बैठोगे, रोज़ वाले थोड़े से लोग कम है, लेकिन स्मोकिंग वाले तो सुबह से लेकर शाम तक वो उनकी मतलब वो लत जो है ना, वो लगी रहती है वो। और कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान, अगर लंग्स में नहीं करेगी तो हार्ट में करेगी, नहीं करेगी तो ब्रेन में, कहीं ना कहीं वो नुकसान आपको करेगी ही करेगी, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि आप जब स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एक्टिव स्मोकिंग, लेकिन मेरे साथ जो 5-10 लोग आसपास हैं, मैं उनकी भी स्मोकिंग हो रही है, उसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। मतलब आप उनके आसपास खड़े भी हैं तो भी वो धुआं आप ले रहे हैं। हम कहते हैं कि जो पैसिव स्मोकिंग है वो एक्टिव स्मोकिंग से ज़्यादा खतरनाक है और वो ज़्यादा नुकसान देती है। आप घर में भी जा रहे हो, आप वहाँ पे स्मोक कर रहे हो, घर में भी बच्चे हैं, वाइफ हैं, आप उनको भी कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हो। और दूसरा ये है कि आजकल एक बहुत कॉमन है कि जैसे ई सिगरेट्स का, कि लोग बोलते हैं कि सर वो जेनजी में सबसे ज़्यादा है, टशन के लिए भी जो है, हाँ, और वो फैड करके वो यूज़ करते हैं, ये टर्म यूज़ होता है। हाँ,
और कई लोग इसको वेपिंग कहते हैं, कई लोग इसको ई सिगरेट्स कहते हैं। और इंडिया में अभी इस टाइम पे तो वैसे बैंड है ये, लेकिन फिर भी अवेलेबल कराना कोई चीज़ इंडिया में मुश्किल नहीं होती है। तो और बहुत लोग इसको यूज़, इन्होंने जो मार्केटिंग करी थी वो इस हिसाब से करी थी कि भाई आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो तो आप ई सिगरेट्स ले लो, या उसमें कई लोग बोलते हैं कि स्मोक नहीं होता क्योंकि उसमें लिक्विड होता है, बस वो हमारे अंदर ही जा रहा है, बाहर वालों को नहीं जा रहा। एंड मोर लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इट इज़ कॉस्टली, थोड़ा सा फैशनेबल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई आप मॉलिक्यूल इस तरह के जो आप सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हो, उसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, जिनके वजह से नुकसान देखे गए हैं। ऐसा नहीं है जिस हिसाब से मार्केटिंग होती है कि जो आपकी जो ई सिगरेट्स हैं, वेपिंग हैं, दे आर सेफ, दे आर ऑल्सो इक्वली हार्मफुल एज आपके जो और ये जेंजी सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। बहुत बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। और इन चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस चीज़ में अगर कोई आप किसी को दिख रहे हैं आपको, तो आपको करना है, लेकिन ये मत बोलिए कि कम से कम कि मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ। मैं वो बहुत भी सारे मतलब इक्वली है खतरनाक। इक्वली सर, लंग कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या है? लंग कैंसर में जिसमें भी अगर मैं कहूँ तो हमें दो चीज़ों डिवाइड करनी होती है कि जैसे कि भाई एक स्मोकर है और एक नॉन स्मोकर है। तो क्योंकि स्मोकिंग वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर कैंसर्स मिलते हैं। जैसे जो कैंसर जो स्मोक कर रहे हैं तो उनको खांसी होती रहती है। तो उनको अगर खांसी का कैरेक्टर बदल रहा है, जैसे खांसी का कैरेक्टर बदल गया कि भाई इसको सिर्फ उनको ज़्यादातर सुबह खांसी होती है, तो अगर उनको शाम को भी खांसी हो रही है, सुबह पूरे दिन खांसी हो रही है, या खांसी की उनकी सीवियरिटी बढ़ गई है, या उसके साथ बलगम आता है, तो बलगम जो है सफ़ेद कलर की जगह उसमें थोड़ा सा रेडिशनेस आ गई, या बलगम जो कलर जो है उसका चेंज होने लग गया। तीसरा आपका वेट लॉस होने लग गया, या आपको छाती में कहीं पे भी दर्द होने लग गया। तो ये स्मोकर्स के लिए है। स्मोकर्स के लिए है। नॉन स्मोकर में यूजली कोई खांसी होती नहीं है उन लोगों को, लेकिन अगर उनकी खांसी जो है वो 1 महीने से ज़्यादा चल रही है, वेट लॉस हो रहा है उनको बलगम भी आने लगा शुरू हो गया है वेट, तो फिर उनको पहले ही आके दिखाना चाहिए। क्योंकि नॉन स्मोकर में खाली ऐसा नहीं है कैंसर भी, उनमें टीबी भी हो सकता है, जो हमें रूल आउट करने की ज़रूरत है टीबी के बारे में। और लेकिन स्मोकिंग में यूजली, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ स्मोकिंग के लिए, कि ये लोग जो खांसी इनको होती रहती है और वो अवॉइड करते रहते हैं, अगर उनकी खांसी बढ़ भी जाती है तो। और फिर हमारे पास ये स्टेज 3 स्टेज 4 में पहुँचते हैं, जब हमारे पास बहुत चीज़ें करने लायक बहुत ज़्यादा बचती नहीं। अगर स्टेज 4 में कोई पेशेंट आ रहा है या स्टेज 3 में, ट्रीटेबल है, ट्रीट हो सकता है? ट्रीटेबल हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रीटेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि स्टेज 1 में जो चांसेस हैं वो आपके 80% हैं, जो स्टेज 4 में है वो जाके हमारे पास 10% हो जाते हैं। तो वो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, उसको हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। तो सर, किस एज ग्रुप में जो लंग कैंसर है सबसे ज़्यादा आजकल आपको देखने को मिल रहा है? यूजुअली पहले जो हमें लंग कैंसर्स मिलते थे वो हमें 60 प्लस में मिलते थे, लेकिन अभी जो हमारे जो मिडिल एज ग्रुप है 40 प्लस है, उसमें भी हमें कैंसर्स बहुत काफ़ी देखने को मिलने लगे हैं। और कई सारे पेशेंट्स का होता भी है कि हमें अभी तो हमारी एज इतनी हुई भी नहीं है, क्योंकि 40 तो आजकल कोई एज ही नहीं है, 40 की तो कोई बात ही नहीं करता, लेकिन ये इस टाइम में भी हमें बहुत सारे पेशेंट्स को कैंसर्स मिलने लग गए हैं। और इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो किन किन, क्योंकि फेफड़ों की सेहत आजकल तो ये, पहले तो ये था कि हम सुनते थे कि अगर आप एक्टिव स्मोकर है तो ये स्मोकर्स के लिए तो है ही, लेकिन ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ भी बन गई है। स्मोकिंग से ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ हमें लंग कैंसर हो रहे हैं, लेकिन स्मोकिंग से हमारे जैसे एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं, जैसे अस्थमा रिलेटेड होती है, उसको हम कहते हैं COPD। उसमें भी जैसे हमारे जो खांसी, सांस की दिक्कतें हैं, हमारे फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, उनमें मतलब जो है बैलून की तरह वो फूलते चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एम्फाइजेमेटस लंग्स जो होते हैं। इस तरह की जो दिक्कतें हैं उनको बार बार हॉस्पिटल एडमिशन, बार बार उनको दिक्कतें, और बॉडी की जो मेन सिस्टमिक इन्फ्लामेशन की वजह से मेल न्यूट्रिशन और ये सब दिक्कतें भी बहुत सीवियर होते हैं। और ये बीमारी भी बहुत कॉमनली पाई जा रही है। अगर मैं कहूँ COPD के बारे में, तो COPD इस टाइम पे इंडिया में अगर हम इसके जो हम डेथ देखें कि सबसे ज़्यादा जो डेथ होती हैं वो COPD की वजह से तीसरे नंबर पे होती हैं। यूजुअली हम लोग ध्यान रखते हैं कि कैंसर्स के बारे में, हम हार्ट अटैक के बारे में बहुत ध्यान रखते ये हैं। इतना कॉमन टर्म नहीं है, कॉमन टर्म है नहीं, तो ये हमारी थोड़ी सी, ये कह लीजिए कि हमारी अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि अगर कोई बीमारी है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे डेथ हो रही, थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है वो डेथ का, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सर, आप कैसे लोगों को अवेयर करेंगे? क्या कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में आप बताना चाहिए? क्योंकि कई लोग तो ट्रीटमेंट से इसलिए भी घबराते हैं कि कॉस्टली बहुत होता है, मतलब उनको लगता है कि इतना पैसा खर्च होगा, कहाँ से आएगा, इसलिए भी घबराते हैं डॉक्टर्स के पास जाने से।
मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ। देखिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात यह है कि वी है, हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेटअप भी है और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट सेटअप भी है और कुछ बीच के ट्रस्ट हॉस्पिटल्स भी हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि थोड़ा सा हमारे यहाँ प्राइवेट में कई चीज़ों पे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं कई चीज़ों के, लेकिन मैं एक आपसे बस एक सिंपल सी बात पूछता हूँ कि अगर आपकी बीमारी बहुत लंबी चल रही है, एक कभी स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए। उसमें कई बार अगर आप ओपीडी बेसिस पे भी ट्रीटमेंट लेते हैं चीज़ों को, एक बार इनिशियल उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल एक्सपेंसेस होते हैं, एक बार आपका ठीक से डायग्नोसिस हो जाए तो चीज़ों में बहुत चीज़ों में कवर आपका हो जाता है। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाऊँगे ऐसा नहीं कहूँगा कि ट्रीटमेंट नहीं होता है, बस वहाँ है कि आपको थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा आपको देखने के लिए और सब चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, लेकिन इलाज यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात है ये कि गवर्नमेंट भी हैं, कॉर्पोरेट भी हैं और कुछ बीच के ट्रस्ट हॉस्पिटल्स भी हैं जो बीच के का काम करते हैं। और अवेलेबिलिटी कंपेयर टू हम लोग बोलते हैं बहुत वो देते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि हम हेल्थ केयर में मतलब बेटर ही हैं बाहर की कंट्रियों से, कोई कम नहीं है। अगर हम इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स और उन सब में भी देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कॉस्टली की बात यह है कि ठीक है आप मेरे को बोलते हैं कि कॉस्टली है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप जो सिगरेट खरीदते हो, सिगरेट पी के आप स्मोक करते हो, उसमें आपने पैसे देखे आप कितने खर्च कर देते हो? मंथली बजट भी लोगों बजट के है, घरों का बिगड़ जाता है बिगड़ उसमें। जाता है। तो फिर आप ड्रिंक कर रहे हो क्या उसमें आपका बजट खराब नहीं होता है क्या? ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें जब आप उसमें नहीं सोचते हैं, पता नहीं इसमें मतलब अपनी हेल्थ के लिए जो आपको ज़िंदगी आपकी बढ़ाएगी, तो उसमें आपको आपको भी दिक्कत तो करेंगी ही सर करेंगी। किन 5 बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, किसी भी एज ग्रुप के आप हो, क्योंकि आप लाइफस्टाइल अगर ठीक रहता है तो ही आप सेहतमंद रहते हैं। देखिए कुछ आजकल ऐसा जो खान-पान भी होना चाहिए। खान पान देखिए आपको इस टाइम पे जो लंग्स की जो दिक्कतें बहुत काफ़ी बढ़ रही हैं, उसमें मैं कहूँगा कि आपको एक तो स्मोकिंग से जितना बचना है, उसमें एक्टिव स्मोकिंग भी पैसिव स्मोकिंग भी, ठीक है। क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर बहुत बढ़ चुका है और उसमें फिर पैसिव स्मोकिंग भी आपको बहुत कॉमनली आपको देखी जाएगी मिलेगी, ठीक है। तो उससे भी आपको बचना है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मुझे एलर्जीज़ की इस तरह की दिक्कतें हैं, तो आपको थोड़ा सा कोशिश करना है कि जब भी आप धूल मिट्टी वाले इलाके में जा रहे हैं उसमें जा रहे हैं तो एक मास्क पहन के रखिए। लोग पूछते हैं कि मास्क मेरे को कोई आपको ये नॉर्मल N95 पहनना है या कौन सा पहनना है, आप नॉर्मल एक कपड़े का मास्क ही पहनेंगे वो भी ठीक है आपके लिए। ठीक है। तीसरी चीज़ है, आपको अगर ऐसी इस तरह की एलर्जीज़ की इस तरह की दिक्कतें हैं तो आपको ध्यान रखना है कि भाई घर में पेट्स जो हैं उसमें डॉग्स और कैट्स हैं उनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उनके जो फर होते हैं वो आपके जो सोफ़ा हो गए, आपके जो बेड हो गए, उनके ऊपर रहते हैं और वो बहुत एलर्जिक होते हैं। वो पॉसिबल होता नहीं है कि अगर आपने डॉग कैट रख रखा है तो वो घर में नीचे रहेगा, वो सोफे पे और उस पर भी चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। चौथा, आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि जैसे आपके जो परफ्यूम्स हो गए, डिओज हो गए, जो आर्टिफिशियल स्मेल्स हो गई जैसे अगरबत्ती हो गई, धूप बत्ती हो गई, इस तरह की जो भी होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा आपको कई लोगों को आपको देखा होगा जैसे ये लगती हैं छींकें इसका एकदम से उनको घुटन और खांसी सी होने लग जाती हैं। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पांचवी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इंडोर जो है आपके घर में जैसे सीलन हो रही है, सीलन में कई बार आपने देखा होगा कि उसके ऊपर अलग अलग कलर की ग्रीनिश ब्लैकिश सी फंगस सी लगने लग जाती है। उन सब चीज़ों को आपको अपने आप से ये बहुत बचाना है। आपने जो 5 चीज़ें बताई है बहुत ज़रूरी है। आपने परफ्यूम्स की बात की, डिओज़ की बात की, तो उसमें क्या है कि मतलब कहीं से भी नहीं लेना है, क्योंकि ये तो आजकल तो हर कोई लगाता ही है। हर कोई लगाता है। इनफैक्ट अगर आप कहीं बैठोगे तो मैं लगा रहा हूँ तो मेरे पार्टनर ने लगा रहे हैं, कोई ना कोई लगा रहा है और फिर मल्टीपल आप तरीके के यूजेस कर रहे हैं। और साथ में आप गाड़ी में बैठे हो तो आपने वहाँ गाड़ी में भी एक आगे आगे रख रखा है कि हाँ जो जी। उसमें से, तो इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा, एलर्जी की दिक्कत अगर वो आपको देखना पड़ेगा कि जैसे आप लगा रहे हैं आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं ठीक है, तो कोई वैक्सीन भी है इन सब के लिए, जैसे इन सब से सबके बचने के लिए। लिए? और मैं एक चीज़ इसमें जो वैक्सीन्स हैं हमारे, जैसे वैक्सीन्स बेसिकली 3 तरह की वैक्सीन जो हैं अभी इंडिया में अवेलेबल हैं और जैसे हम बच्चों को लगवाते हैं वैक्सीन्स, ऐसे एडल्ट वैक्सीनेशंस होती हैं। अच्छा। तो उसमें एक हमारी शिंगरेक्स है, मतलब जो हर्पीस के लिए वैक्सीन्स होती हैं, जो दूसरी और जो 2 मेन वैक्सीन्स हैं उसमें एक इन्फ्लुएंजा की और एक न्यूमोकोकल की वैक्सीन्स हैं। ठीक जैसे है। हमने कोविड की वैक्सीन्स लगवाई थी, ऐसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बहुत कॉमन है और वो हर साल लगती हैं, जिनको हम लोग फ्लू शॉट्स भी कहते हैं। और जिन पेशेंट्स को दिक्कतें हैं, जो उनकी एज ज़्यादा है या जिनको हार्ट की दिक्कत है या उनको शुगर है या किडनी की दिक्कत, लिवर की दिक्कत या उनकी बेसिकली कुल मिला के आप बात समझिए कि जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन है, उनमें हम ये वैक्सीन्स रिकमेंड करते हैं, वो वैक्सीन्स लगवानी चाहिए। साथ में न्यूमोकोकल की भी वैक्सीन्स होती हैं जो 2 वैक्सीन्स लगती हैं तो ये आपकी। क्या हर एज ग्रुप को लगती है? ये बच्चों को तो अभी नहीं लगती हैं। बच्चों के लिए है कोई वैक्सीन? बच्चों के लिए तो उनका एक अलग से प्रोग्राम होता है बच्चों का, अच्छा। और उसमें उनकी मल्टीपल वैक्सीन्स लगती हैं ठीक और है। वो एक अलग प्रोग्राम रहेगा उसमें। अच्छा। तो लेकिन जो एडल्ट्स के लिए, क्योंकि जैसे अभी हम कहें कि अवेयरनेस वाली बात है कि अगर बड़ों के लिए जो बात है
बड़े वाले जो हैं उनको नहीं पता इन वैक्सीन्स के बारे में। बोलते हैं कि जैसे वैक्सीन्स के बारे में आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अगर वैक्सीन्स की बात करेंगे तो आप सोचेंगे हाँ बच्चों को वैक्सीन्स लगवा दी, मैंने लगवा दी। कोई बड़ों के वैक्सीन्स के बारे में बात करता ही नहीं है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और लोग बोलते बहुत हैं इसमें कि भाई कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, कोई ये हमने जैसे कोविड के बारे में सुना कि कोविड में मेरे को बुखार हो गया, कोविड में ऐसा हो गया, कोविड वैक्सीन से मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया। मैं पूछता हूँ कि आपको कितने सारे लोगों को वैक्सीन्स लगी? अगर मैं आसपास अभी अपने यहाँ देखूँ तो कम से कम यहाँ पे 500 लोग होंगे, तो 500 में मुझे बता दीजिए किसको कोई दिक्कत हुई हो कोविड वैक्सीन से। तो हम वो बेनिफिट और रिस्क तो रेशियो वो नहीं वन देख रहे टाइम हैं। होता है, लाइफ टाइम ऐसे? इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो है वो हर साल लगती हैं। अच्छा। बट अगर कोई आपको रिस्क होना होगा, कुछ हो रहा वही होगा, कभी कोई बुखार एक बहुत सिंपल सी बात है, उसके बाद होता है। बट मैंने आज तक कितने लोगों को पेशेंट्स को लगवा ली, मैं खुद लगवाता हूँ, लेकिन किसी को कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, तो वो मतलब जो सेहतमंद है उसको भी लगवानी चाहिए, आप बोल रहे जैसे आप हर साल लगवाते हैं। देखिए मेरा एक्सपोजर थोड़ा सा अलग हो जाता है, मैं इस तरह के पेशेंट्स में डील करता हूँ, लेकिन ओके। तो मेरा एक थोड़ा सा फर्क हो जाता है। लेकिन अगर आपकी 50+ एज है तो आप लगवा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है सर, क्योंकि आप तो रोज़ इतने सारे पेशेंट से डील करते हैं और ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं फेफड़ों से रिलेटेड जो आजकल आपके सामने आ रही है जिसके बारे में लोग इतने जागरूक नहीं हैं? दूसरा मैं एक बात करना चाहूँगा उसके बारे में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, टीबी के बारे में, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने कि भाई हम टीबी को इरेडिकेट करेंगे इंडिया से। और कुछ तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। पहले टीबी के बारे में हम कॉमनली देखते थे कि जो कॉमन टीबी है वो एक लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ही पाया जाता था, लेकिन आजकल जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो हाई इनकम ग्रुप है, उसमें भी टीबी पाया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो शुगर है या कुछ हमें इस तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, तो उसकी वजह से हमें, या बीमारियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी डाउन है, तो टीबी के केसेस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो कई बार ये लोग आते हैं तो बोलते हैं हमें कैसे टीबी हो गया, हमें कैसे टीबी हो गया, तो उनको भी टीबी हो सकता है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, टीबी का डायग्नोसिस करके कंफर्म करना जरूरी है, और ये पता करना जरूरी है कि क्योंकि टीबी भी 2 तरह की होती है। अच्छा। सेंसिटिव टीबी है, रेजिस्टेंट टीबी है। आपको सेंसिटिव टीबी है तो उसका इलाज बिल्कुल अलग है, और जो रेजिस्टेंट टीबी है उसका ट्रीटमेंट अलग है। कई लोग जो होते हैं बस एक्सरे देखा और वो देखा और उसमें बोल दिया कि आपको टीबी है। ऐसे ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, पहले कंफर्म करिए आपकी सेंसिटिव टीबी है कि रेजिस्टेंट टीबी है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए। ट्रीटमेंट जो टीबी का है वो बहुत ट्रीटेबल डिजीज़ है, उसका 6 से 9 महीने का कोर्स चलता है, और बिल्कुल आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप टीबी को क्योर नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये स्प्रेडेबल डिजीज़ है, आपके घर में फिर 1 से लेकर 2 से लेकर 4 लोगों तक को भी ये स्प्रेड हो सकती है अगर आपने इसको ठीक से ट्रीट नहीं किया। और अगर हम इसको ठीक से ट्रीट करें तो हम इसको इरेडिकेट कर सकते हैं। एक आपने मेरे से बात करी थी कि भाई टीबी के बारे में, क्योंकि कॉस्टली होता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसमें आपका डॉट्स के थ्रू वो उसकी जो मेडिसिन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रही है। अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टेस्ट भी होते हैं उसमें, और ऐसा नहीं है कि वो बहुत महंगे पड़ रहे हैं, बहुत ईजिली हो जाते हैं, थोड़ा ऐसी कोई बात नहीं है, और आपकी बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट पूरा कराना चाहिए। अच्छा, ठीक है सर। सर और एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि जैसे आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि अब अगर हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा, आपने कहा कि इतना हम जो है रोज़ इतना पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो किन किन बातों का हमें रोज़मर्रा के जीवन में ख्याल रखना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बच पाएँ? देखिए, एक तो हमारी जो पहले हमें देखिए कि हमारी जो पुरानी जो लाइफस्टाइल है, पहले हम लोगों के जैसे अगर हम कंपेयर करें तो हमारी जो वर्किंग कल्चर है, अभी आजकल हमारी सेडेंटरी वर्किंग कल्चर हो गई है। हाँ। कि अब जैसे हमारा ज़्यादातर बैठे रहने का काम हो गया है। अगर मैं कहूँ तो सुबह से शाम में एक बूंद पसीना निकल जाए तो यार बहुत गर्मी हो हाँ रही सर, है। वही जो आपने बात की कि अगर हम 1 फ्लोर या 2 फ्लोर पैदल चढ़ते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है। हम पैदल चल ही नहीं सकते, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें दिक्कत होने लगती है। क्योंकि ना हमारी आदत नहीं रही है, हमें लगता है कि बस क्यों चढ़ना है। आप कोशिश करिए, आपके ऑफिस में अगर सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ चढ़िए ना, क्यों हमेशा आपको लिफ्ट ही चाहिए। मतलब आपको कुछ सीढ़ियाँ, आप कुछ जो हैं आप यूज़ करिए। और अगर आप उतने अपनी लाइफ को जितना एक्टिव रखोगे, हमेशा आदत होगी हमें चेयर्स पे बैठने की, हम घूम के भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं, वी कैन हम मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर भी चल के कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आप कई बार सुबह आधा घंटा आपने एक्सरसाइज कर ली और आप सोच रहे हो कि बस उससे मेरा पूरे दिन में आराम से कुर्सी पे बैठ सकता हूँ, उससे आपकी जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी ही मानी जाएगी। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो रूटीन का जो वर्क कल्चर है, आपका रूटीन का जो काम है, जैसे कि हर चीज़ के लिए भाई अगर आपके ऑफिस में आपको लगता है कि मैं 2 मिनट के लिए घूम सकता हूँ, मैं 2 मिनट के लिए इधर उधर जा सकता हूँ, चाहे आप
उसमें फ्रेंड्स के साथ, चाहे आप जैसे मुझे पता है मेरा ऑफिस जो है 3 फ्लोर का है, तो आपको हमेशा लिफ्ट क्यों लेनी है, आप स्टेयर से भी जा सकते हो, उतर सकते हो, वो कोशिश करिए आप, वो बहुत ज़रूरी है, वो आपके हेल्थ उसके लिए ज़रूरी है। दूसरा ये भी ज़रूरी है कि हमारे में हम जो ओबेसिटी है, हमारा जैसे खाने पीने का जो हम खाना खा रहे हैं, वो भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। पहले के टाइम में लोग बहुत कुछ पचा जाते थे, खा जाते थे, वो चीज़ें होती थी क्योंकि वो मेहनत करते थे उस टाइम में काम, आजकल वैसा कोई काम नहीं वैसा है, कोई काम नहीं, फिजिकल वाला। काम नहीं है। और हमारी जो बढ़ गई हैं, जो हमारी फीडिंग बढ़ गई है, वो मोर ऑफ हाई सैचुरेटेड फैट्स की बढ़ गई है, और वो हमें कहीं ना कहीं ओबेसिटी की तरफ लेके ही जाता है। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको भी कैसे मेंटेन करें। ठीक है। तो और तीसरा ये है कि भाई जो आपके जो हैबिट्स हैं, उसमें इनफैक्ट आपके कुछ लोग जो हैं पान चूअर या गुटखा चूअर हैं, कुछ जो स्मोकिंग के हो गए, कुछ लोग आपके जो अल्कोहल के हो गए, एडिक्ट हो गए, क्योंकि अल्कोहल का भी कंजप्शन जो है पहले से काफ़ी बढ़ चुका है। हर एक चीज़ की एक लिमिट है, वो हमें लिमिट पता होनी चाहिए, वो हमें सब मीठे से भी कुछ ऐसा? मीठे से भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मीठे का भी बहुत बढ़ गया है। मीठे का पहले लोग बोलते हैं चीनी का और टीज़ का और इसका, लेकिन अगर आप सोचें तो आपकी और भी जितनी है, जैसे बेकरी आइटम जितने हम खा रहे हैं या जितने हम पेस्ट्रीज आइटम खा रहे हैं, इनकी भी कंजप्शन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब थोड़ा खा सकते हैं, लेकिन जो हमारा होता है ना कि पेट भरना है, मतलब जब तक पूरा पेट नहीं भरा तब तक हम खाते ही रहते हैं। वो आप और खाते रहेंगे और खाते रहेंगे, फिर उसके बाद ठीक है। वो पेट कभी नहीं भरेगा। तो मतलब आपको खाना ही नहीं है, ये है कि दूरी। खाना ये है कि आपको देखना है कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, उस हिसाब से क्या आप आपको पचा खाना पा है। रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर लवलीन, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी ज़रूरी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसे लगा, आपके मन में कोई सवाल है, आप क्या जानना चाहते हैं, किस विषय में हम पॉडकास्ट आपके लिए लेकर के आए, टॉपिक आप डिसाइड कर सकते हैं, हमें कमेंट ज़रूर करें और देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।